हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं चंद्रेश कुमार आज दूसरा चैप्टर ले आया हूँ आपके लिए। हम क्लास 12वीं की एनसीईआरटी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था कर रहे थे और इसका एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? प्रवास। प्रवास यानी इंग्लिश में बोले तो माइग्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इस जो प्रवास नाम का चैप्टर है इसमें 3 चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे बेसिक चीज़ कि प्रवास कहते हैं किसे, इसकी डेफिनेशन तो हम देखेंगे। फिर हम प्रवास जो है उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रवास के कारण के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रवास से परिणाम निकलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करें भगवान जी का नाम लेके। जय भारत, जय हिंद। अब देखो यहाँ पर ना चैप्टर के शुरू में एक केस स्टडी दी गई है। ठीक है, तो मैं एक केस स्टडी पढ़ता हूँ। ठीक है, और आप ध्यान लगा के सुनिएगा, फिर क्या मैं इसके बारे में बात करूँगा, इस केस स्टडी के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको अब पढ़ रहा हूँ। ओके। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री करने के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वह 31 वर्षों से रह रहा है। और उसके माता पिता अशिक्षित थे और उनकी जो जीविका थी उसका एकमात्र स्रोत कृषि था और उनकी आय अल्प थी। उन्होंने अपना सारा जीवन गांव में गुजार दिया। ठीक है, राम बाबू के 3 बच्चे हैं जिन्हें अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई से प्राप्त की। फिर उच्चतर शिक्षा के लिए वे विभिन्न स्थानों पर चले गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक का काम कर रहा है। दूसरा बच्चा जो कि एक लड़की है ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। और तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। ठीक है, अब ये जो कहानी दे रखी है ना, ये राम बाबू की जो कहानी है, इसमें देखो क्या बताया गया है। जो राम बाबू के माता पिता थे उनकी आय अल्प थी और वो कृषि से आय प्राप्त करते थे। ठीक है, राम बाबू की इस चक्कर में इतनी अच्छी स्टडी नहीं हुई और वो भिलाई चला गया। वहीं पर उसने जॉब की कारखाने में और पैसा कमाया। उसके बाद इसके 3 बच्चे हुए। इसके 3 बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली और ये विभिन्न जगह पे जाके सेटल हो गए और वहाँ अच्छा कमा रहे हैं। तो इसमें देखो क्या बताया इसमें प्रवास के बारे में बताया गया। यानी देखो जैसे राम बाबू के माता पिता से राम बाबू और उसके बाद उसके बच्चे किस प्रकार से इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह प्रवास किया। प्रवास क्यों किया? अपनी ज़रूरतों के कारण किया, अपनी शिक्षा के कारण किया, खुद की जॉब ढूंढने के कारण किया, पैसों के कारण किया। तो प्रवास के इसमें कारण भी हमें पता चलते हैं और उसका परिणाम क्या निकला कि वो सेटल हो गए। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में यही प्रवास के बारे में बताया गया जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। ठीक है, देखो इसमें आगे क्या कहा गया कि प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और महत्वपूर्ण कारक है। कि प्रवास बेसिकली है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके लोगों का बसना ही प्रवास कहलाता है। जो विभिन्न कारणों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे प्रवास कहते हैं। ये किसी काल के अंदर होता है, जैसे 1 वर्ष में इतना प्रवास हो गया, किसी कालखंड के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। हमारा जो भारत है ना, अगर हम इसके इतिहास पे गौर करें तो हम देखेंगे कि भारत में बहुत प्रवासी आए हैं। आप चंद्रगुप्त के टाइम पे जाओ एक बारी, तो वहाँ जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो मैक्सथनीज और सेल्यूकस निकेटर, ये जो इसके सेनापति थे, ये आए और यहीं बस गए।
इन्होंने पोरस से युद्ध किया और उसके बाद विभिन्न जो राजा हुए वो जैसे मध्य एशिया से आए, उत्तरी पूर्वी भारत में आए, ईरान की साइड से आए। तो भारत का इतिहास जो प्रवासियों का साक्षी रहा है। मुग़ल भी तो बाहर से आए थे ना। तो इस प्रकार से देखो, इसमें एक नीचे एक शायरी भी दे रखी है फिराक गोरखपुरी की, इसको पढ़ते हैं हम और फिर आगे चैप्टर करेंगे, ठीक है। देखो, एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में, सर जमी ए हिंद पर अक़वाम ए आलम के फिराक, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। देखो कितनी सुंदर इन्होंने ये जो शायरी दे रखी है। विश्व के सभी भागों से लोगों का कारवां भारत में आता रहा और भारत के इतिहास की रचना हुई और जो आज का भारत है वो बना। तो भारत का इतिहास प्रवासियों का शुरू से ही साक्षी रहा है, ठीक है। इसी प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पूर्व और दक्षिण एशिया में प्रवास करते रहे हैं। कि केवल यही नहीं है कि भारत में ही प्रवासी आए हैं, भारत से भी लोग जाते हैं बाहर अच्छा पैसा कमाने के लिए। यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हमारे भारतीय ही हैं। तो भारत में लोग आते भी हैं तो बाहर से लोग जाते भी हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, दो शब्दों का यूज़ किया जाता है, एक है उत्प्रवास और एक है आप्रवास, ठीक है। देखो, आप्रवास का जो मीन्स होता है ना, आप्रवास का मीन्स होता है कि बाहर से जो लोग हैं ना, जैसे मान लो आप एग्ज़ाम्पल लो, अमेरिका का कोई बंदा है, ठीक है, उसको आना है इंडिया में, सब कुछ वहाँ से छोड़ के, घर बार छोड़ के यहीं पर बसना है। तो वो यहाँ आके बसता है तो हम कहेंगे उसने आप्रवास किया, वो आया, ठीक है। और एक आता है, एक शब्द होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि इंडिया का कोई बंदा अमेरिका में जाता है तो इसे कहेंगे कि इंडिया से उस जो बंदा है ना, उसने उत्प्रवास किया और वो वहाँ जाके बस गया। तो इन दो शब्दों का यूज़ होगा इस चैप्टर में, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये भारतीय प्रसार, इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इसमें भारतीय प्रसार, इंडियन डायस्पोरा है ना, इसमें देखो ये क्या बात करता है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। कि उपनिवेश काल यानी ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों, फिजी और दक्षिण अफ्रीका, फ्रांसीसी और जर्मनियों द्वारा रियूनियन द्वीपों, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोगों और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन दीव और अंगोला, मोजाम्बिक अन्य देशों में करारबद्ध श्रमिकों को रोपण कृषि का काम करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। इसमें बेसिकली बात ये करता है कि उपनिवेश काल में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ये जो लोग थे ना, ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी लोग, डच लोग, इन्होंने क्या किया था कि भारत के जो कुछ मज़दूर हैं ना, इनके साथ करार किया और इनको दूसरे देशों में भेजा काम करवाने के लिए, यानी एक मज़दूर की भांति, कृषि मज़दूरों की भांति। और जो इन्होंने करार किया था ना, मतलब दूसरे देशों के साथ, उनको बोला था कि हम इतने टाइम के लिए हम अपने मज़दूर यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। और ये जो मज़दूर उधर भेज रहे थे ना, ये एक एक्ट था जिसे गिरमिटिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इसका नाम था भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, लेकिन ये फेमस हो गया था गिरमिटिया एक्ट के नाम से। और इसके तहत जो बंदे भेजे जा रहे थे ना दूसरे देशों में, उसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे, ठीक है। अब इनकी स्थिति बहुत दयनीय होती थी और मतलब जो दास होते थे ना, जो हम अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं कि जो वहाँ से जो यूरोपीय लोग थे वहाँ से दास लेके जाते थे, बिल्कुल वैसी स्थिति होती थी और इनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो ये भी मतलब उस टाइम के प्रवास का ही उदाहरण है, ये एक प्रकार के उस टाइम के उत्प्रवास का उदाहरण है। यहाँ से लोग काम करने के लिए उधर जाते थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 तरंगों की बात करेगा। ये तो पहली तरंग होगी, यानी उपनिवेश काल के बात कर रहा है कि इस टाइम पे जो लोग थे ना, वो गिरमिटिया मजदूर के रूप में वहाँ जाते थे, तो ये उसका उदाहरण हो गया। अब दूसरी तरंग की ये बात करते हैं कि 1970 के आसपास जो तेल की कीमतें हैं ना, उसमें वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जो है ना मज़दूरों की मांग बढ़ गई। मज़दूरों की मांग बढ़ गई तो भारत से भी लोग मध्य एशिया की तरफ जाने लगे थे और भारतीय मज़दूरों की मांग बढ़ गई थी, जिसके कारण भी प्रवास हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ये तीसरी तरंग की बात करेगा। अब तीसरी तरंग आप वर्तमान से रिलेट करो, यानी 1980 और उसके बाद का दशक। इस टाइम क्या है कि सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर हैं और
वित्तीय विशेषज्ञ हो गए, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्ति हो गए। ये जो है ना, जैसे अभी अभी जो है ना, अमेरिका के CEO देखो आप, कौन भारतीय मिलेंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग जा रहे हैं और वहाँ पर उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है। इंडिया से लोग यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं, USA जा रहे हैं, ऐसा नहीं जा ही रहे हैं, कई स्वास्थ्य के चक्कर में इंडिया भी आ रहे हैं। तो ये जो वर्तमान की बात कर रहे हैं, ये तीसरी तरंग की बात कर रहा है। तो बेसिकली इसमें 3 तरंगों की बात की गई है। पहली तरंग गिरमिटिया मजदूर, दूसरी तरंग में क्या है कि जब तेलों की वृद्धि हुई थी तो ये जो देश थे ना, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, यहाँ पर भारतीय मजदूरों की मांग बढ़ गई थी। और तीसरी तरंग यानी वर्तमान की बात होगी, अभी जो लोग इधर जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये बेसिकली इसमें 3 तरंगों की बात की गई है, ठीक है। अब हम प्रवास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, वास्तव में प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ किया गया था। देखो, हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था कि भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, यानी अच्छे तरीके से 1881 में हुई थी। उससे पहले 1971 में भी गिनी जाती है कि, लेकिन संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, ठीक है। तो जो प्रथम जनगणना है ना, प्रवास के बारे में भी 1881 में दर्ज की गई थी, ठीक है। इन आंकड़ों को जन्म स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था, परंतु 1961, अब 1961 की बात हो रही है, यानी 1881 से कब से 80 वर्ष बाद की बात हो रही है, ठीक है। परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया और उसमें 2 घटक, जन्म का स्थान और निवास की अवधि सम्मिलित किया गया। यानी 1961 में जो जनगणना का संशोधन हुआ था ना, उसमें 2 घटक जोड़े गए, ठीक है। एक तो व्यक्तियों के जन्म स्थान के बारे में पता किया जाता था, और दूसरा उसके निवास की अवधि, कि निवास की अवधि क्या थी उसके बारे में जो है ना वो गौर किया जाता था, ठीक है। और उसके बाद 1971 में क्या है कि पिछले निवास स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना को भी सम्मिलित किया गया। इसमें पिछले निवास स्थान के बारे में भी जानकारी ली जाती थी और वो कितने टाइम रुका है इसके बारे में भी जानकारी ली जाती थी, ठीक है। फिर 1981 में जनगणना में एक और संशोधन हुआ जिसमें प्रवास के कारणों के बारे में भी पता किया गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले प्रवास की जो गणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1961 में संशोधन हुआ जिसमें 2 चीज़ों को नोटिस किया गया, जन्म स्थान और निवास स्थान, ठीक है। उसके बाद 1971 में जब संशोधन हुआ तो उसमें निवास की अवधि और पिछले निवास स्थान के बारे में देखा गया, और 1981 में जो संशोधन हुआ उसमें निवास के कारणों के बारे में देखा गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखो, जनगणना में प्रवास के बारे में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये 2 प्रश्न होते हैं। देखो, क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं तो जन्म स्थान की स्थिति, जिले और राज्य का नाम। यदि भारत के बाहर का है तो जन्म के देश का नाम और सूचना प्राप्त की जाती है। मतलब पहले तो यही पूछा जाता है कि व्यक्ति इसी स्थान पर पैदा हुआ है, अगर नहीं तो उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है, उसका पिछले निवास स्थान क्या है, ठीक है। और दूसरा, क्या व्यक्ति इस गांव और शहर में कहीं से आया है? यदि हाँ तो निवास के पूर्व का जो जिला या राज्य था वो कौन सा था, ठीक है। भारत के बाहर का है तो वो किस देश से आया है, ठीक है। पहला तो देखो, पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि वो पैदा कहाँ हुआ है, उसका जन्म स्थान ये है, और दूसरा उसका निवास स्थान के बारे में पूछता है। जन्म स्थान अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पिछला पूछेगा। उसी प्रकार निवास स्थान के बारे में पूछेगा, अगर ये है तो ठीक है, अगर कहीं से आया है तो पूछेगा कि उसका पिछला निवास स्थान क्या था, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न जब प्रवास के बारे में गणना होती है तो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला जन्म स्थान और दूसरा निवास स्थान। जन्म स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, भाई जो जहाँ जिस स्थान पे गणना हो रही है वो गणना का स्थान हो गया, ठीक है। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मान लो अगर पूछ रहा है कि आपका जन्म स्थान पे हुआ है, वो कहेगा नहीं, तो उसको प्रवासी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, यानी वो किसी और स्थान से आकर बसा है।
जो दूसरा आधार हो गया वो है निवास का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, ठीक है, तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। इसी जैसे जन्म स्थान में हमने देखा कि जन्म अगर यहाँ हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप पिछले किसी और स्थान से आए हो तो इस स्थान के लिए आप प्रवासी हो तो उसे प्रवासी के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। इसी प्रकार निवास स्थान पे उसका निवास स्थान यह है तो ठीक है, नहीं तो उसको प्रवासी के तौर पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ ऐसे प्रवासी थे जो निवास से पिछले स्थान के संदर्भ में थे, ठीक है। और फिर कहता है कि निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में ये संख्या 31.5 करोड़ थी। देखो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। 45.6 करोड़ जो लोग थे ना 121 करोड़ में से, वो निवास के स्थान के आधार पे प्रवासी कंसिडर थे। और ये जो दूसरी लाइन दे रखी है ना, निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में ये संख्या 31.5 करोड़ थी, यहाँ पे निवास नहीं आएगा, यहाँ पे जन्म आएगा, ठीक है। तो जन्म के स्थान के आधार पे जो प्रवासी थे वो 31.5 करोड़ थे और निवास के आधार पे जो थे वो 45.6 करोड़ थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। प्रवास की धाराएँ। अब हम प्रवास की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें दो प्रकार के प्रवासों की बात होती है, एक होता है आंतरिक प्रवास और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। देखो आंतरिक प्रवास देश के भीतर प्रवास होता है, ठीक है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य पे लोग जाते हैं, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव, तो इसे हम कहेंगे आंतरिक प्रवास। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या है कि देशों के बारे में ये प्रवास को कंसिडर किया जाएगा, यानी एक देश से दूसरे देश लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कहता है कि आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। 4 धाराएं कौन सी है? एक है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरी है ग्रामीण से नगरीय, तीसरी है नगरीय से नगरीय और चौथी है नगरीय से ग्रामीण, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा एक आंतरिक प्रवास, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास देश के भीतर जो प्रवास हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास हो रहा है, ठीक है। अब आंतरिक प्रवास को हमने 4 भागों में बांटा, एक नगरीय से नगरीय, दूसरा नगरीय से ग्रामीण, तीसरा ग्रामीण से ग्रामीण और चौथा ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखो इसमें कहता है कि भारत में 2011 के दौरान पिछले निवास स्थान के आधार पर परिकलित 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास स्थान को बदल लिया, ठीक है। और इनमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे, ठीक है। अब देखो फैक्ट हैं, आंकड़े हैं, ये आपको देखने ही पड़ेंगे। 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें 45.6 करोड़ लोग निवास के आधार पर प्रवासी थे, ठीक है। और इन 45.6 करोड़ लोगों में से 14.2 करोड़ जो लोग थे उन्होंने 10 वर्षों में अपने निवास स्थान को बदला है, ठीक है। और जो ये 14.2 करोड़ थे, इनमें से 11.9 करोड़ जो थे ना वो अंतर्राज्यीय प्रवासी थे, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य पर इन्होंने प्रवास किया था, ठीक है। और इनमें भी इस धारा में स्त्रियाँ पुरुषों से आगे रही हैं। स्त्रियाँ पुरुषों से बेसिकली इसी आगे रहती हैं क्योंकि हर एक स्त्री प्रवास करती है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद उसको एक शहर से दूसरे शहर में जाके बसना ही होता है, एक गांव से दूसरे गांव जाना ही होता है। तो पुरुष तो तभी जाएगा ना जब उसको कहीं पे नौकरी लेनी हो, उसको पैसा कमाना हो, तो पुरुष तो तभी जाता है घर को छोड़ के। लेकिन स्त्री तो देखो हर एक स्त्री प्रवास करती है, शादी के बाद दूसरे घर में जाती है। तो स्त्रियों की संख्या प्रवासियों के तौर पर पुरुषों से ज़्यादा ही रहती है बेसिकली, ठीक है। इनमें से अधिकांश विवाह रूपांत, देखो वही बात की गई है ना कि शादी के बाद स्त्री प्रवास करती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है कि इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है और इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर में पुरुष सर्वाधिक हैं। देखो ये जो है ना नीचे ग्राफ दे रखा है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वो सारा मामला ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2.1 कह के जो ये पहला ग्राफ है ना इसमें देखते हैं। जो पहला ग्राफ है ना ये अंतर्राज्यीय प्रवास की बात करता है, ठीक है। और दूसरा जो ग्राफ होगा ना वो अंतर्राज्यीय प्रवास की बात करेगा। अंतर्राज्यीय प्रवास यानी एक राज्य के अंदर के प्रवास की बात की गई है। इसमें देखो 4 फैक्टर हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय। इन चारों में स्त्रियां पुरुषों से अधिक है, ठीक है। क्यों? वही बात, हर एक स्त्री प्रवास करती है। अब दूसरे ग्राफ देखें
इसमें अंतर्राज्यीय की बात की गई नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य की में प्रवास की बात की गई है, ठीक है। और इसमें देखो ग्रामीण से ग्रामीण यहाँ पर स्त्रियाँ अधिक हैं। दूसरा ग्रामीण से नगरीय, यहाँ पे स्त्रियाँ कम है, हम इसकी बात करेंगे क्यों कम है। चौथा नगरीय से ग्रामीण स्त्रियाँ ज़्यादा हैं और नगरीय से नगरीय में स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। एक पॉइंट है अंतर्राज्यीय प्रवास में ग्रामीण से नगरीय यहाँ पे पुरुष ज़्यादा हैं। पुरुष इसलिए जाते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए जाते हैं, गाँव को छोड़कर शहरों में जाते हैं ना, जैसे अमूमन मान लो कि दिल्ली वाला एरिया है, ठीक है, तो उसके आसपास जो गांव है वो गांव हो गए और दिल्ली नगर हो गया। तो गांव से नगर में यहाँ पे पुरुषों का प्रवास ज़्यादा होगा कि पुरुष रोज़ जाएगा वहाँ पे पैसा कमाने के लिए और घर पे पैसा भेजेगा। रोज़ नहीं जाएगा, मतलब जाके वहाँ बस जाएगा और पैसा भेजेगा घर पे, ठीक है। तो एक ये जो है ना ग्रामीण से नगरीय अंतर्राज्यीय प्रवास, यहाँ पर पुरुषों की जो है ना प्रवास ज़्यादा होता है स्त्रियों के मुकाबले, ठीक है, और बाकी सब में स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से आप्रवास और उन देशों की ओर भारत का उत्प्रवास भी हुआ है। देखो हमने दो शब्द देखे थे, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब है भारत के देश से भारत में आने वाले प्रवासी, यानी देश छोड़कर आ गए हैं तो उसको बोलेंगे आप्रवास, और भारत का देश छोड़ के किसी और देश में जाके बस गए हैं तो उसको बोलेंगे उत्प्रवास, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कहता है कि तालिका 2.1 में पड़ोसी देशों से, तालिका 2.1, देखो ये रही तालिका 2.1 में पड़ोसी देशों से जस्ट ए सेकेंड, पड़ोसी देशों से प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। जनगणना 2011 में अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। 2011 की जनगणना में ये बात की गई, ठीक है। भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है और इनमें से 88.9% पड़ोसी देशों से आए हैं। अलग अलग देशों से भारत में लोग आते हैं, ठीक है, और इसमें से भी 88.9% लोग पड़ोसी देशों से आए हैं, ठीक है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और इसके बाद पाकिस्तान, ये 3 देश प्रमुख रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे नेपाल आएगा, फिर पाकिस्तान, ठीक है। हम तालिका ही देख लेते हैं डायरेक्ट क्या है, ठीक है। तालिका 2.1 भारत के सभी अवधियों में पड़ोसी देशों से पिछले निवास स्थान के अनुसार आप्रवासी, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने नंबरिंग कर दी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, ठीक है, 27,47,062, यानी कुल मान लो 100% जो लोग हैं वो बाहर के देश से अगर भारत में आते हैं तो उसमें से आधे से भी ज़्यादा 51.2% बांग्लादेश से आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है 17.1%, तीसरे नंबर पे नेपाल आ गया 15.1%, चौथे पे श्रीलंका आता है 3.1%, पाँचवें पे म्यांमार 1.1%, ठीक है, छठे पे चीन आ गया 0.3%, फिर भूटान 0.1 और अफगानिस्तान 0.1। भूटान और अफगानिस्तान बराबर सही हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या देखते हैं, प्रवास में स्थानिक विभिन्नता के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है, इसमें भी विभिन्नता है, ठीक है, कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि जैसे राज्यों या अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये डेवलप्ड हैं। जो डेवलप्ड राज्य हैं हमारे, वो जो डेवलपमेंट में पिछड़ गए हैं राज्य, वहाँ के प्रवासियों को अट्रैक्ट करते हैं। जो वहाँ के प्रवासी हैं ना, जो थोड़ा पिछड़े हुए राज्य हैं, पैसा कमाने के लिए जो डेवलप्ड राज्य है ना, वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। प्रवासियों में महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं। आपको पता ही है, मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली का स्थान आता है, तीसरे नंबर पे गुजरात आता है और चौथे नंबर पे हरियाणा आता है। तो क्रम याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रवासियों को आकर्षित करता है, दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे पे गुजरात और चौथे पे हरियाणा आता है, ठीक है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वह राज्य हैं जहाँ से उत्प्रवासियों का संख्या सर्वाधिक है। यानी उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ से लोग सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और सेकंड नंबर पे बिहार आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में हम प्रवास के कारणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप बता दीजिएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखो हमने प्रवास के प्रकार देखे थे और
इस वीडियो में हमने प्रवास के प्रकार देखे हैं, ठीक है। जो अगली वीडियो आएगी उसमें प्रवास के कारण देखेंगे और प्रवास के परिणाम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम तीसरा पार्ट आएंगे और इस प्रकार से कंटिन्यू रहेगी हमारी सीरीज़, ठीक है। आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो ऐसे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप फीडबैक देंगे और मैं इम्प्रूवमेंट करता चला जाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।